Good morning, all of you. सिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे फूड एंड न्यूट्रिशन और ये लगभग चैप्टर फिनिश हो गया था। हमने लास्ट यस्टरडे जो है ट्रू फॉल्स पढ़ा था। अब इसके आगे हम करेंगे ये बी सेंसिटिव, बी हेल्दी, ये वाले जो कॉलम्स हैं उनको रीड करेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट पेज नंबर 49। गुड मॉर्निंग बेटा गुंजन। गुड मॉर्निंग कृतिका। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। पेज नंबर 49 निकालिए आप लोग। तो ट्रू फॉल्स फिनिश हो गए थे हमारे। Type and write that true or false is finished, all of you. Yes. Now be sensitive. ये सबको मिल गया ये वाला कॉलम पेज नंबर 49 पर। वेरी गुड रितिमा, आपके पास बुक आ गई, पेज नंबर 49 निकाल लो बेटा। बी सेंसिटिव। मोस्ट चिल्ड्रन लव टू ईट बर्गर्स, पिज्जा, चॉकलेट एक्सेट्रा। बहुत से बच्चों को जो है बर्गर, पिज्जा, चॉकलेट ये अच्छी लगती है। बट ईटिंग टू मच ऑफ दिस इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अब ये ज्यादा अगर हम खाएंगे, इन चीजों को डेली डेली खाएंगे तो जो है ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान करेगी और ये आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी। दे कंटेन ए लॉट ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन मेक चिल्ड्रन गेन एक्स्ट्रा वेट। इसमें पिज्जा बर्गर वगैरह में क्या होता है कि बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स, लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसमें, जिससे कि चिल्ड्रन को इतनी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत नहीं होती, एक्सेस में होता है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा। तो इससे क्या होता है कि गेन एक्स्ट्रा वेट, मतलब बच्चों का वेट ज्यादा हो जाता है, वो मोटे हो जाते हैं, फैटी हो जाते हैं। अवॉइड ईटिंग जंक फूड एंड ईट न्यूट्रिशियस फूड टू स्टे हेल्दी। तो हमें इस टाइप के जंक फूड जिसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है और फैट्स होता है, तो इसको हमें जहां तक हो कम से कम लेना चाहिए। कभी कभी महीने में 1 या 2 बार, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। ओके ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट है अब बी हेल्दी। अब आप ये देखो ऊपर बी सेंसिटिव जो मैंने पढ़ा उसमें 2 बॉयज बता रहे हैं। तो ये जो है ये वाला बच्चा जो है प्ले कर रहा है, तो ये इसकी हेल्थ जो है ये सही है, हेल्दी लग रहा है। और ये वाला बच्चा बर्गर खाते हुए बताया, तो देखो ये कैसा फैटी सा हो गया है। तो इस तरह से हमें ये बर्गर वो बहुत ज्यादा नहीं खाने चाहिए। नाउ बी हेल्दी। Eating a balanced diet is not the only thing that can make you healthy. You should exercise daily to stay fit and fine. केवल आपने बैलेंस्ड डाइट ले ली, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड ले लिया, सही अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए, यही आपके लिए काफी नहीं है। आपको इसके अलावा एक्सरसाइज भी करनी चाहिए फिट रहने के लिए और फाइन रहने के लिए। कुछ आउटडोर एक्टिविटीज, खेलना कूदना चाहिए बाहर जो है, और थोड़ा योगा वगैरह भी करना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो इससे आप बिल्कुल फिट और फाइन बने रहेंगे। एक्सरसाइज मेक्स योर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड हार्ट हेल्दी। एक्सरसाइज से क्या होता है, आपके मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं और हार्ट है आपका जो वो हेल्दी बनता है। इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। योगा ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग यू फिजिकली फिट एंड मेंटली हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। योगा भी जो है हमको, योगा करने से, योगा मतलब प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ये सब करने से जो है हम फिजिकली मतलब शरीर से फिट बने रहते हैं और मेंटली हैप्पी, दिमाग से भी खुश रहते हैं अगर हम योगा करते हैं। और रिलैक्स्ड, कोई चिंता नहीं रहती, हम रिलैक्स्ड रहते हैं और हैप्पी रहते हैं। Beside exercising, you should also avoid eating uncovered and unhygienic food sold on the roadside and street as it may contain germs. न्यूट्रिशियस फूड खा लिया आपने, एक्सरसाइज भी कर ली, इसके अलावा आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए कि हमको जो रोड साइड ठेले वगैरह खड़े हैं उसमें जो अनकवर्ड फूड होते हैं, जो कवर नहीं किए हुए होते हैं प्रॉपरली और अनहाइजेनिक होते हैं, तो उन फूड को अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। क्योंकि
वो खड़े होते हैं रोड साइड, रोड पे नाली वगैरह भी होते हैं, कचरा भी होता है, उस पर फ्लाइज वगैरह, मॉस्किटोस वगैरह भी रहते हैं, और वो ही उड़कर जो है उसके खाने की चीज पर बैठ जाते हैं और अपने लेग के साथ बहुत सारे जर्म्स भी लेकर आते हैं, और वो जर्म्स जो है हमारे खाने से और हमारे पेट में चले जाते हैं, जिससे कि हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हमको जहां तक हो ये अनकवर और अनहाइजेनिक फूड को अवॉइड, अनहाइजेनिक मतलब जो क्लीन नहीं है उनको, क्योंकि उनके बर्तन भी साफ नहीं होते जो अनहाइजेनिक होते हैं, ये रोड साइड जो भी बेचते हैं, तो ये अनहाइजेनिक जर्म्स होते हैं, तो ये हमको अवॉइड करना चाहिए। At home, you can protect your food from flies and germs by covering it properly and by following any of this given method. और घर पर भी हमको ध्यान रखना चाहिए, खाना हमें खुला नहीं छोड़ना चाहिए, फ्लाइज और मॉस्किटो से बचा के रखना चाहिए, जर्म्स जिससे जर्म्स ना आए। तो घर पे भी हम जो भी खाना बनाते हैं साफ बर्तन में बनाए, और बन जाने के बाद उसको जो है जाली से या प्लेट से कवर कर दे। अगर अनकवर्ड फूड खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, क्योंकि घर पे भी फ्लाइज वगैरह होती है, तो उनसे भी हमको घर पे भी उनसे हमें फ्लाइज वगैरह से खाने को प्रोटेक्ट करना चाहिए। दिस मेथड, और हमें कुछ इस तरह के जो मेथड है मैं जो नीचे आपको बताऊंगी, इस मेथड से खाने को और जो है सेव करना चाहिए। अब ये किस तरह से है? दिस मेथड प्रिजर्व सो दैट इट डज नॉट गेट स्पॉइल इजिली एंड कैन बी कंज्यूम लेटर। अब ये कुछ मेथड्स बताएं, इससे आप कोई चीज आपके घर में ज्यादा आ जाती है तो आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ज्यादा लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं, जिससे कि वो स्पॉइल नहीं हो। क्योंकि घर पे हम कोई भी चीज रख देंगे ज्यादा, हमारे पास टोमेटोज आ गए तो वो रखे रखे खराब हो जाएंगे, और खराब को आप कंज्यूम करेंगे, यूज में लेंगे, तो जो है आप बीमार पड़ सकते हैं। तो हम कुछ चीज को प्रिजर्व भी कर सकते हैं और आगे लंबे समय तक के लिए यूज में ले सकते हैं। अब वो क्या मेथड है? ड्राइंग। कोई भी चीज को ड्राई करके, जैसे आपके यहाँ पोटैटोस बहुत सारे आ गए तो आप उनको चिप्स बना लें उसके, और उसको सनलाइट के नीचे ड्राई कर लें, और फिर जब भी हो आप लंबे समय तक के लिए, अगर आलू आप ऐसे ही रहने देंगे तो खराब हो जाएंगे, यूज में नहीं लेंगे तो, और अगर आप उसको ड्राई करके कर लेंगे तो चिप्स बन जाएंगे, और चिप्स को आप एक स्टोर कंटेनर में स्टोर कर लो, और फिर जब भी आपका मन चाहे आप उनके चिप्स जो है फ्राई करके और खा सकते हैं। तो ये फर्स्ट मेथड है ड्राइंग, तो टू प्रिजर्व फूड। प्रिजर्व मतलब फूड को लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रखने को बोलते हैं प्रिजर्वेशन। और इसके फर्स्ट मेथड है ड्राइंग, सुखाकर कोई भी चीज को। नंबर 2 है मेकिंग पिकल्स एंड चटनीज। अब आपके पास आम सारे आते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? उसका उसका आप पिकल्स बना के रख लेते हैं। पिकल भी पूरे 1 साल तक काम दे सकता है आपके, जब आप चाहो। अब सीजन अगर आप आम का नहीं है क्या, और कच्चे आम का नहीं है, तो भी आप जो है उसका अचार यूज में लेते हैं ऑफ सीजन में भी, तो आप पिकल्स बना के रख सकते हैं, चटनी बना के रख सकते हैं फूड को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए, जैम बना के रख सकते हैं, तो जैम भी बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व रहेगा। तो ये मेथड है टू प्रिजर्व फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट मेथड है डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग मतलब उसको कोल्ड स्टोरेज में रखकर, फ्रीजर में रखकर आप लंबे समय तक फूड को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कई लोग घर पे अपने मटर प्रिजर्व कर रखते हैं, फिर ऑफ सीजन में वो मटर की सब्जी बनाते हैं, तो वो डीप फ्रीजर में रख देते हैं उस मटर को, पैक करके फ्रीजर में, और उस पर आईसीएस जम जाती है, जिसके कारण जो है मटर स्पॉइल नहीं होते। नहीं अगर बाहर रखेंगे तो सूख जाएंगे और खराब हो जाएंगे, मटर खाने लायक नहीं रहेंगे। तो उनको डीप फ्रीजर में हम स्टोर करके रख सकते हैं। या फिर कोई आइसक्रीम वगैरह है, अगर हम ऐसे ही बाहर निकाल के रख देंगे तो खराब हो जाएगी, फ्रीजर में करेंगे तो वो 2-5 दिन 10 दिन तक वो स्टोर रह सकती है। नंबर 4 है कैनिंग एंड बॉइलिंग। बॉइल करके किसी भी चीज को हम स्टोर कर सकते हैं, और कैनिंग मतलब उसका केन में हम स्टोर करके कर सकते हैं। जैसे ये आपके फ्रूटी, एप्पी फिज, ये सब एक कंटेनर में भी मिलती है ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो ये कंटेनर कैनिंग करके उसको डिब्बा बंद एयर टाइट कंटेनर में पैक करके भी हम जो है फूड को लंबे समय तक के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये है मेथड आपके प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के। नाउ अब टेक आउट द पेज नंबर 50, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में है रिकॉर्ड विद बिंगो।
तो अब हम ये भी पढ़ेंगे जिससे कि आपको जो है पूरा चैप्टर एक बार और रिकॉल रिवाइज हो जाएगा। नंबर 1 है, पेज नंबर 50 निकालना सर। All living things need food to obtain energy to do work, to grow, to protect themselves from diseases. बेटा अभी का मुझे तो याद नहीं है कि ये हो गया, आप पता नहीं कैसे बोल रहे हो। ये नहीं हुआ था, केवल हमने ट्रू फॉल्स करा था। तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनको एनर्जी की जरूरत होती है काम करने के लिए, बड़ा होने के लिए और प्रोटेक्ट डिसीज से प्रोटेक्शन के लिए। तो हम फूड क्यों खाते हैं? टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, टू ऑब्टेन एनर्जी, टू टू डू वर्क, टू ग्रो एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेस। और सेकंड है, फूड contains provide energy for survival and growth of our body. This substance are called nutrients. जिसमें बताया कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। फूड में कुछ सब्सटेंस इस तरह के होते हैं जो हमारे बॉडी को ग्रो करने में, हमारे सर्वाइवल, हमको जिंदा रखने में हेल्प करते हैं। तो वो सब्सटेंस, वो चीजें कहलाती हैं न्यूट्रिएंट्स, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। The process by which, number 3 में पढ़ रही हूँ, the process by which living beings obtain and utilize food for their growth and development is called nutrition. तो अब ये जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो जो फूड यूटिलाइज करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। फोर्थ, न्यूट्रिएंट्स आर ग्रुप्ड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, रफेज एंड वाटर also form a part of our food. तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं आपके? कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हो गए? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स और इसके अलावा रफेज एंड वाटर। नंबर 5, कार्बोहाइड्रेट्स आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देता है? एनर्जी देता है काम करने के लिए। नंबर 6, fats are the nutrient which give us more energy than carbohydrates and keep our body warm. और फैट क्या है? ये भी एनर्जी गिविंग फूड है। ये हमको कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा जल्दी एनर्जी देता है और जो है हमारे शरीर को वार्म रखता है, गर्म रखता है। नंबर 7, प्रोटीन्स आर द न्यूट्रिएंट्स व्हिच हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर को ग्रो करने में, बड़ा होने में हेल्प करता है। Number 8, vitamins are the nutrients which help our body to fight disease. Vitamins कौन सा nutrients है? जो हमको डिसीज से फाइट करने की शक्ति देता है और जो है जिससे हम बीमार ना पड़े। और मिनरल्स हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी कंपोनेंट्स लाइक बोन्स, ब्लड एंड टीथ। और मिनरल्स हेल्प करता है हमारे टीथ बनाने में, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में और शरीर के अंदर ब्लड बनाने में मिनरल्स हेल्प करते हैं। ये मिनरल्स कुछ होते हैं जो बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो वो मिनरल्स है कैल्शियम, और जो हमारे शरीर में ब्लड बनाने का काम करते हैं वो मिनरल है आयरन। तो ये मिनरल्स हमारे शरीर को जरूरत है टीथ और बोन को स्ट्रॉन्ग करने में और ब्लड को शरीर में बनाने में। नंबर 9, फाइबर प्रेजेंट इन द फूड इज नोन एज रफेज। जो फूड में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाते हैं रफेज। ROUGHAGE, रफेज। नंबर 10, वाटर इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। वाटर हमारे शरीर की फंक्शनिंग के लिए, सारे काम अंदर जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं उनके लिए वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए हमको डेली 2 और 3 लीटर्स पानी पीना चाहिए। नंबर 11, balanced diet contain balanced amount of all nutrients, carbohydrates, fat, proteins, vitamin and minerals together with roughage and water. Balanced diet क्या है? Balanced diet है जब ये पूरे न्यूट्रिएंट्स जो है बैलेंस अमाउंट में हो, बराबर जितनी जरूरत है उतने हो, तो उस डाइट को बोलते हैं हम बैलेंस डाइट। और इसमें और क्या क्या शामिल होता है? रफेज और वाटर भी शामिल होता है। तो अब ये वाला आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर्स अभी तो चैप्टर 6 के चल रहे हैं, क्वेश्चन आंसर चैप्टर 6 के फिनिश करेंगे।
फिर मैं ये वाला चैप्टर के आपके देना स्टार्ट करूंगी। अब हम करते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 51। अब आप जो है मेरे को आंसर बताते जाना जिस जिसको आता है। अभी का और मैत्री स्टार्ट कर दिया आपने टाइप करना। नंबर 1, the process by which living beings obtain and utilize food for their growth and development is called, क्या कहलाता है? जो लिविंग बींग्स फूड से यूटिलाइज करते हैं और अपने आप ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, दैट इज, जल्दी बताओ क्या कहेंगे? फर्स्ट नंबर पे आएगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। Now second, people like sports person and dash do a lot of physical work, therefore require more carbohydrates. कौन फिजिकल वर्क ज्यादा करता है, मेहनत का काम कौन कौन लोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है? तो वो है स्पोर्ट्स पर्सन। स्पोर्ट्स पर्सन मतलब खिलाड़ी, और लेबरर्स जो मजदूर होते हैं वो ज्यादा, उनको ज्यादा फिजिकल करते हैं वो, और इसलिए उनको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। तो दैट इज, अब इसमें दो ब्लैंक है तो दो लिखो। फर्स्ट में लिखो स्पोर्ट पर्सन, और फिर लिखना लेबरर्स। लेबरर्स। हाँ, नाउ थर्ड, डैश ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड किसे बोलते हैं? जो बॉडी को बिल्ड करते हैं, ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है? दैट इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स। नेक्स्ट है नंबर 4, आवर बॉडी स्टोर एक्स्ट्रा डैश फॉर फ्यूचर यूज। हमारे शरीर को क्या क्या चीज स्टोर करते हैं आगे के यूज के लिए, फ्यूचर यूज के लिए? तो दैट इज फैट। एस मत लगाना, केवल फैट लिखो, एक्स्ट्रा फैट। नंबर 5, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर ए रिच सोर्स ऑफ डैश। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती है वो काय का सोर्स होती है, क्या उससे क्या मिलता है हमको? मिनरल्स। मिनरल्स। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। नाउ टिक द करेक्ट आंसर। हाँ, सब फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं टिक द करेक्ट आंसर एमसीक्यूज। नंबर 1, फूड आइटम रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स आर। आंसर जल्दी से टाइप करो। फर्स्ट का क्या होगा? जिसमें कौन से फूड में विटामिन एंड मिनरल्स ज्यादा होते हैं? फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, या बटर एंड ऑयल? क्या होगा इसका आंसर? फ्रेश। तो आप ए वाले को टिक करो, फ्रेश फ्रूट्स। फर्स्ट का ए। नाउ सेकंड, द न्यूट्रिएंट्स व्हिच कीप आवर बॉडी वार्म। कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी को वार्म रखता है? कार्बोहाइड्रेट्स,
प्रोटीन्स या फैट्स? टू का सेकंड का कौन सा होगा? मैत्री रॉन्ग, नॉट ए। यस, कृतिका इज राइट, फैट्स। फैट्स हमारे बॉडी को वार्म रखता है, तो सेकंड का होगा सी। नंबर 3, ब्रेड, व्हीट एंड पोटैटो आर रिच इन फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स या रफेज? हाँ, थर्ड का बताओ जल्दी से। रितिमा ने कौन सा बताया? बेटा नंबर डाल के बताओ, ऐसे मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। थर्ड का बताइएगा। थर्ड का तो सी है, सॉरी सेकंड का तो सी है, थर्ड का बताओ अब। थर्ड का कौन सा होगा? ब्रेड, व्हीट, पोटैटो आर रिच इन। नो, सी रॉन्ग आंसर। थर्ड का सी नहीं होगा। कार्बोहाइड्रेट्स, कृतिका इज राइट, कार्बोहाइड्रेट्स, तो थर्ड का बी वाला सही है आपका। बी कार्बोहाइड्रेट्स होता है। पोटैटो में, व्हीट में और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नंबर 4, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम एंड आयोडीन आर सम ऑफ द डैश। नंबर ए मिनरल्स, नंबर बी विटामिन, नंबर सी प्रोटीन्स। अमन ने और कृतिका ने सही आंसर दिया है, मिनरल्स इज द राइट आंसर। मिनरल्स। ईशान यू रॉन्ग ना, फोर्थ का A is right. Now number 5, the other name for bodybuilding food is, bodybuilding food का दूसरा नाम क्या है? रफेज, मिनरल्स या प्रोटीन्स? फोर्थ का। फिफ्थ का बताओ। हाँ, फिफ्थ का बताओ, ए, बी और सी। फिफ्थ, हाँ ईशान ने सही आंसर दिया है। फिफ्थ का होगा सी, प्रोटीन्स। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है? प्रोटीन्स। यस नीरजा, फिफ्थ का सी। नाउ नंबर 6, हाँ Rima is also right, Avika is also right. The food that we eat on a regular basis form our, 6 का balanced diet या न्यूट्रिशन? तो खाना हम क्या होता है, एक बैलेंस्ड डाइट होती है या केवल डाइट होती है या न्यूट्रिशन होता है? नो, कृतिका रॉन्ग बेटा, बैलेंस्ड डाइट नहीं। नो, रितिमा इज ऑल्सो रॉन्ग, ईशान इज ऑल्सो रॉन्ग। जो रेगुलर बेसिस पे हम खाते हैं वो केवल डाइट होती है, और बैलेंस अमाउंट में हम सारे न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, वो बैलेंस्ड डाइट। तो सिक्स्थ का आंसर होगा बी, डाइट। बी, डाइट। तो ये सबके टिक द करेक्ट आंसर हो गए। मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट में ए वाले को टिक करना है, सेकंड में सी को टिक करना है, थर्ड में बी को टिक करना है, फोर्थ में ए टिक करना है, फिफ्थ में सी को टिक करना है, और सिक्स्थ में बी को टिक करना है। अच्छा, और एक बात और मैं बता रही हूँ आपको कि मैं व्हाट्सएप पे जो सेंड करती हूँ कि एक्सरसाइज का, कि डू दिस एक्सरसाइज इन बुक एंड कॉपी, तो इसका मतलब ये होता है जो कॉपी का वर्क मैंने आपको बता रखा है वो कॉपी में करना है, और जो ट्रू फॉल्स और टिक द करेक्ट आंसर का जो वर्क है वो आपको बुक में, इसलिए भी एक साथ लिख देती कॉपी एंड बुक। तो कॉपी का कॉपी में वर्क करेंगे, और जो वर्क बुक में अगर किसी ने, मान लो कोई एब्सेंट हो गया जिसने क्लास ज्वाइन नहीं करी, तो वो बुक में उस वर्क को कर ले। तो ओके, समझ में आ गया ना आपको मैं बुक एंड कॉपी क्यों लिखती हूँ, कि आप दोनों में कंप्लीट करके रखें। तो जो टिक द करेक्ट आंसर ट्रू फॉल्स वो कॉपी में नहीं होगा, वो केवल बुक में ही कंप्लीट करना है आपको, जिस बच्चे ने नहीं करा है अभी ऑनलाइन बैठे हुए। हाँ, नाउ पेज, टेक आउट पेज नंबर 52 पेज निकालो और कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। तो इसमें फूड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, न्यूट्रिएंट्स एक तो, रफेज है, और थर्ड वन क्या लिखेंगे उसमें, जो थर्ड ब्लैंक है उसमें लिखेंगे वाटर। वाटर लिखना थर्ड वाले में। ये मैं रब कर रही हूं इधर का। तो इसमें वाटर लिख देना थर्ड वाले कॉलम में, वाटर। अब न्यूट्रिएंट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
तो वो कौन कौन से हैं? फैट्स अकेला दिया है, तो अब आपको क्या क्या लिखना है इसमें? कार्बोहाइड्रेट्स लिखना है, आपको प्रोटीन्स लिखना है, विटामिन लिखना है और मिनरल्स लिखना है। तो बेटा ये मैं बोलती भी जा रही हूँ ना, अगर बोर्ड क्लियर क्लियर नहीं है तो मैं बोल रही हूँ, तो इससे आप लिख लो। फर्स्ट वाले कॉलम में न्यूट्रिशन के 5 कॉलम दिए हैं, तो फर्स्ट वाले ब्लैंक में लिखो कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ऑलरेडी दिया हुआ है, और फिर थर्ड वाले में लिखो प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, फिर लिखना है आपको विटामिन्स, विटामिन्स, और लास्ट वाले में आपको लिखना है मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स, और फैट ऑलरेडी आपके कॉलम में दिया हुआ है। और ये अब आपका ये एक ग्रिड है, तो ये इसमें आप वर्ड को खुद ही फाइंड आउट घर पे करेंगे उसको। तो ये हो गया सबका। अब ये नीचे एक एक्टिविटी है स्प्राउट सैलेड, ये इसमें आप पढ़ते जाना और इसमें सैलेड इस टाइप से बनाना चाहिए। इसमें स्प्राउट्स होते हैं, जो आपके मूंग होती है, हरी मूंग, उसको जो है कैसे उसकी सैलेड बनानी है, ये आप इसमें इसकी रेसिपी आई है, तो ये आप पढ़कर और खुद घर पे प्रिपेयर करेंगे। तो ओके, नहीं तो फिर मैं एक बार पढ़ देती हूँ इसको, तो आप समझ जाएंगे कि किस तरह से स्प्राउट की सैलेड बनती है। तो प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी में स्प्राउट सैलेड। सोक 1 bowl ऑफ ग्रीन ग्राम ओवरनाइट, हरे मूंग को पूरी रात के लिए भिगो के रख देना है। ड्रेन देम एंड आइदर टाई लूजली इन मसलिन क्लॉथ और कीप देम इन ए स्प्राउटर। और फिर मॉर्निंग में उसको या तो एक मसलिन क्लॉथ में, कॉटन के क्लोथ में उसको बांध के रख दो, उसका पानी ड्रेन करके। ये एक आपके यहाँ अगर स्प्राउटर हो तो उसमें आप डाल के रख दें। टेक देम आउट व्हेन यू सी स्प्राउट्स कमिंग आउट ऑफ ग्राम्स, फिर उसमें से आप कुछ घंटों बाद देखेंगे कि उसमें स्प्राउट्स निकल आए हैं, व्हाइट व्हाइट प्लांट एक सीडलिंग जैसा वो निकल आया है। वॉश देम वेल एंड कीप देम असाइड, और फिर उसको वॉश करके और साइड में रखना है। फिर नेक्स्ट, पील एंड चॉप फाइनली 1 ऑनियन कुकुम्बर एंड मिक्स विथ स्प्राउट्स, और फिर आपको प्याज काटनी है छोटे छोटे टुकड़े, और कुकुम्बर मतलब खीरा आपको छोटे छोटे पीस में काटना है, और उसमें स्प्राउट्स के साथ उसको मिक्स कर देना है। एड इट टू फाइनली चॉप्ड टोमेटो ऑल्सो टू इट, और आपको बारीक बारीक टुकड़े टोमेटोस के भी उस सैलेड में डाल देनी है। नाउ एड सॉल्ट, पेपर, चाट मसाला एंड लाइम जूस टू टेस्ट, अब उसमें नमक डालना है, काली मिर्ची डालनी है, और नींबू निचोड़ना है, और चाट मसाला उसमें डाल देना है। मिक्स वेल टू एंजॉय द स्प्राउट सैलेड, और अच्छे से उसको मिक्स करना है, तो आपकी स्प्राउट सैलेड तैयार हो जाती है। एंड दैट इज वेरी वेरी हेल्दी टू यू। यू कैन गार्निश इट विथ कोरिएंडर, और फिर उसको कोरिएंडर मतलब धनिए से उसको गार्निशिंग मतलब उसको सजा देना है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी सैलेड होगा। तो ये आपका एक्टिविटी है, आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, सबके घर पे बनता भी होगा एक बार, और आप बनाने की भी उसको कोशिश करेंगे। तो अब ये मेरा साइंस का आज ये यहीं तक है, और ये चैप्टर फिनिश हो गया है। आज मैं आपको वर्क दूंगी चैप्टर 6 के, अगर कोई क्वेश्चन आंसर्स बच रहे होंगे। 6 के क्वेश्चन आंसर्स अभी कंप्लीट नहीं हुए, तो वो मैं आज देकर और फिर हम ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब तक का सबका जितना मैंने 6 चैप्टर का वर्क सेंड किया था सबका कंप्लीट है। 6 चैप्टर का जितना मैंने अब तक वर्क दिया है परसों तक, वो सबका कंप्लीट है। चैप्टर 6 इंसेक्ट वाला चैप्टर, जिनका भी नहीं हो कंप्लीट कर लेना। और चैप्टर 6 के जब पूरा वर्क देने के बाद मैं एक बार और पूरा एक साथ भी सारा सेंड करूंगी, तो आप देख लेके हो उसको कंप्लीट करना। नाउ क्लोज योर साइंस बुक, नाउ ओपन योर जीके बुक। और ये अमन ने क्या आज ज्वाइन करी है क्या क्लास? इतने दिनों से ज्वाइन नहीं कर रखी थी। अमन यादव, आज ही ज्वाइन करी है क्या आपने?
हाँ, कौन सा चैप्टर चलेगा जीके में? हाँ, यस कृतिका, दैट इज यम्मी। हाँ, अविका लिख रही है यस मैम, ऑल वर्क इज कंप्लीटेड, वेरी गुड। हाँ, इंसेक्ट वाला चैप्टर वही सेंड किया है ना मैंने पहले। हाँ, सिक्स तो ये है जो हम पढ़ा रहे हैं, सिक्स वाला चैप्टर आपको कंप्लीट करना है पूरा। हाँ, अभी का कौन सा चैप्टर बेटा? चैप्टर 15। यस। हाँ, नाउ ऑल ऑफ यू ओपन ठीक है, चैप्टर 15। चैप्टर 15 पेज नंबर 23, दैट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मतलब कोई भी एक पूरा जो सेंटेंस होता है उसके लिए कोई एक वर्ड यूज में लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जैसे गिव अपन साइंस में भी पढ़ते थे, नेम द फॉलोइंग मतलब एक वर्ड में आंसर देना, दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ऑल ऑफ यू लुक हियर। One word substitution is one of the integral part of vocabulary. It simply means that a sentence has to be replaced with a single word. कोई भी एक इतना बड़ा सेंटेंस लिखने की बजाय हम उसको एक वर्ड में ही एक्सप्लेन कर दे, तो दैट इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कैन यू राइट द वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? अब आपको इन सबके जो है लिखना है। अच्छा, अब मैं जो वाला आज जो चैप्टर दूंगी आपको जीके में, तो ये मैं कॉपी में नहीं, कॉपी में लिखकर सेंड नहीं करूंगी, ये मैं केवल ऐसा कैसा आपको पेज दूंगी, सेंड करूंगी। बस आप इसका जो क्वेश्चन आपको लिखना है अपनी कॉपी में, वो आप नोट डाउन कर लो। जहां ये ब्लू ब्लू से फिनिश हुआ है ना, उसके आगे से ही ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। तो अभी आप बुक में वाला कंप्लीट कर लो, क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या लिखवाऊंगी, फिर मैं ऐसा कैसा बुक का ही पेज आज सेंड करूंगी। हाँ, नाउ लिखो इसमें राइट वन वर्ड। आप जब व्हाट्सएप पे देखो ये बुक, मेरी बुक का पेज, तो उसमें देख लेना कि मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन पर। राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है। राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको लिखना है, चाहे आप अभी लिख सकते हैं ये बुक में। और आज मैं ये कॉपी का पेज सेंड नहीं करूंगी, बुक ही ऐसा कर मैं ये लिखा भी होगा, तो आप ध्यान रखना कि मैंने कहा क्वेश्चन उसको लिख रखा है। नाउ सी नंबर 1, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, जहां बहुत से लोग जो है सुनते हैं केवल, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सुनने वाले को ऑडियंस। तो फर्स्ट वन है ऑडियंस, AUDIENCE, ऑडियंस। आप स्पेलिंग सही उतारना है बिल्कुल। हाँ, सेंड करूंगी बेटा नीरजा, सेंड करूंगी, लेकिन आप अभी भी लिख सकते हैं उसमें ऑडियंस, AUDIENCE। और आपको करना है इस वर्क को कॉपी में भी, बुक तो में तो करना ही है, फिर कॉपी में, बुक में आप मेरे साथ साथ करते जाओ और कॉपी में आप बाद में करना। तो ऑडियंस। नाउ सेकेंड, वन हु गोज ऑन ए जर्नी टू होली प्लेस, जो होली प्लेस मतलब धार्मिक जगह पर घूमने जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पिलग्रीम। धार्मिक यात्रा जैसे हरिद्वार जाता है, ऋषिकेश जाता है, केदारनाथ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे तीर्थ यात्रा को बोलते हैं हम पिलग्रिम। नंबर 2 है पिलग्रिम, PILGRIM। पिलग्रिम। नाउ थर्ड, थिंग्स विच इज नॉट फ्रेश, जो चीजें, खाने की चीजें जो फ्रेश नहीं है, बासी है, तो बासी को हम क्या बोलेंगे? स्टेल, STALE, स्टेल। स्टेल। नाउ नंबर 4,
लेसन टू बी लर्न फ्रॉम ए स्टोरी, कोई स्टोरी पढ़ के हमने उसमें से क्या सीखा, क्या लेसन लिया, तो दैट इज कॉल्ड मोरल। अपन पढ़ते हैं ना कहानी, व्हाट इज द मोरल ऑफ ए स्टोरी, मतलब आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, तो दैट इज ए मोरल। तो ये मैं ऊपर का रख कर, फोर्थ का होगा मोरल। नाउ नंबर 5, हैंडराइटिंग डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स अपनी हैंडराइटिंग में हो उसको क्या बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। MANUSCRIPT, मैन्यूस्क्रिप्ट। नाउ नंबर 6, थिंग्स नो लॉन्गर इन यूज, जो चीज अब काम में नहीं आएगी, आगे काम में नहीं आएगी, तो क्या होती है, ऑब्सोलेट। OBSOLETE, ऑब्सोलेट। नाउ नंबर 7, वन हु लव्स मैनकाइंड, जो मैनकाइंड ह्यूमन बीइंग उन सबसे प्यार करता है, उसको बोलते हैं फिलेनोथ्रोपिस्ट। PHILANOPHROPIST, PHILANTHROPIST, फिलेनोपिस्ट। नंबर 8, है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो सब जगह प्रेजेंट है, जिसे भगवान सब जगह प्रेजेंट है, तो दैट इज ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट। हाँ, नाउ नंबर 9, वन हु हेल्प अदर्स, जो दूसरों की मदद करते हैं, तो क्या बोलेंगे, समृतन। SAMARITAN। नंबर 10, SAMARITAN। नंबर 10, people living at the same time, जो एक ही टाइम में जो लोग रहते हैं, तो उसको बोलेंगे कंटेम्पररीज। CONTEMPORARIES, कंटेम्पररीज। बेटा कृतिका, ये मैं बुक में पेज जब सेंड करूंगी ना, तो मेरे पेज पर भी ये लिखा हुआ है, राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये होगा इसका हेडिंग। राइट वन वर्ड, हेडिंग तो होगा आपका चैप्टर का नेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसका क्वेश्चन बनेगा इस तरह से, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। नंबर 11, सेलिब्रेशन 100th ईयर, 100th ईयर का सेलिब्रेशन को बोलेंगे सेनेटनरी।
सिनेटेनरी। नंबर 12, पीपुल हु कांट डाई, जो मरते नहीं है, अमर हैं, उनको क्या बोलेंगे? इमोर्टल। IMMORTAL, इमोर्टल। नाउ 30, पीपुल लिविंग द नेक्स्ट डोर, जो आपके पड़ोस में रहता है, उस क्या बोलेंगे? नेबर। नेबर। नंबर 14, पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, किसी को उस चीज पर जोर देना, उसको क्या बोलेंगे हम? स्टिकियर। इंसिस्ट करना मतलब किसी बात पे जोर देना, मजबूर करना, स्टिकियर। STICKIER। नंबर 15, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर, आपकी लाइफ कोई दूसरा एक्सप्लेन कर रहा है आपकी लाइफ के बारे में, तो दैट इज बायोग्राफी। बायोग्राफी। नाउ 16, अवार्ड गिवन आफ्टर डेथ, किसी के मरने के बाद उसको अवार्ड देना, जो उसके घर वालों को, उसको क्या बोलेंगे हम? पोस्टह्यूमस। पोस्टह्यूमस। नाउ नंबर 17, वन हु ऑलवेज रन अवे विथ डेंजर, जो हमेशा खतरों से दूर भाग जाते हैं, मतलब वो क्या कहलाते हैं? डरपोक। और डरपोक को क्या बोलते हैं हम? टिमिड। TIMID, टिमिड। नाउ 18th, वन हु बिलीव्स इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास रखते हैं, उनको क्या बोलेंगे? थीस्ट। THEIST, थीस्ट। नाउ नंबर 19, द पर्सन हु कलेक्ट स्टम्प्स, किसी लोगों को टिकट, स्टैम्प्स कलेक्ट का बहुत शौक होता है, तो उसको बोलेंगे हम फिलेटिलिस्ट। क्या बोलेंगे? फिलेटिलिस्ट। स्पेलिंग है PHILATELIST। जिसको मेरा बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, उसके लिए मैं स्पेलिंग भी बोल के बता रही हूँ। PHILATELIST, फिलेटिलिस्ट। now last one is the person who collects coins, जो कॉइन्स को कलेक्ट करने का शौक रखता है, सिक्के, तरह तरह के सिक्के कलेक्ट करता है, उसको बोलेंगे हम न्यूमिसमैटिस्ट। 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 तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और मैंने इसका आपको क्वेश्चन बता दिया है क्या लिखना है कॉपी में। राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग।
या आप जब मेरा पेज सेंड करूंगी तब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है दिख जाएगा कि मैंने इधर जो ब्लू लेटर है उसके पूरा जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ऊपर उसके आगे से एक क्वेश्चन डाला हुआ है, तो वो आप देख लेना और इस बार सब कॉपी में फिनिश करना है। हाँ, नाउ एनी प्रॉब्लम टू एनीवन रिलेटेड टू साइंस और जीके? किसी को कोई प्रॉब्लम है कोई भी वर्क के बारे में? और मैंने आपको बोला ही है वीडियो कॉल नहीं करना मुझको, और जो भी प्रॉब्लम है आपको तो कुछ समझ में नहीं आया है कुछ, तो आप पहले तो अपना नाम लिखना, क्योंकि नंबर से आपके फीड है ना, तो फिर मेरे को कंफ्यूजन होता है कि किसने ये मेरे से कुछ पूछा है। अभी जैसे कुछ दिन पहले नीरजा ने और एक बच्चे ने और मेरे से कुछ पूछा था, तो उसने लिख दिया था आई एम नीरजा। तो इस तरह से लिखकर आप अपना नेम और फिर कोई भी क्वेश्चन हो, जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। हाँ नीरजा बेटा, क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ लिख के बताओ अपनी प्रॉब्लम, टाइप करो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। आप मेरे को मोबाइल पे भी, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप लिखकर जो है मेरे पास भेज सकते हैं। नीरजा को एक वो पिछले वाले चैप्टर से भी प्रॉब्लम थी ना, किसका हेडिंग क्या है बेटा? हेडिंग कुछ नहीं होता है, हेडिंग चैप्टर नेम होता है, बाकी क्वेश्चन होता है हर जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका। तो जो क्वेश्चन है मैंने लिख ही दिया था आपको, जब मैम आप बुक में मार्क करा के दोगे ना। तो बेटा ये हेडिंग क्या होता है? हेडिंग तो चैप्टर नंबर जो नेम होता है वही हेडिंग होता है इस चैप्टर जीके में। बाकी क्वेश्चन है तो मैं लिखवा रही हूँ आपको, जैसे मैंने इसमें बताया कि राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन होगा, दैट इज द हेडिंग। इसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? हाँ हेडिंग में लिख के दूंगी, वाले चैप्टर में मैं बुक में हेडिंग लिख के दूंगी। जहां आप ये देखो पर्पल कलर से ये पूरा ब्लू कलर से लिखा हुआ है ना, इसके आगे आपको मेरा भी क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप वही केवल लिखेंगे, ये ऊपर का इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है किसी को भी कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द इंटीग्रल पार्ट, ये कुछ नहीं लिखना। आपको क्या, चैप्टर का नंबर, चैप्टर का नेम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फिर क्वेश्चन लिखना है केवल, जो मैं लिख के देती हूँ। अंडरस्टैंड नीरजा? आगे आपको समझ में? जो बुक के ऊपर हेडिंग है वो नहीं, जो मैं सेंड करती हूँ केवल आपको उतना ही लिखना है, पूरा इतना बड़ा हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ऑल हैव अंडरस्टैंड। ईशान व्हाट आर यू डूइंग? क्या क्या सेंड करे जा रहे हो ये फालतू की चीजें? और अमन का वर्क कंप्लीट हो गया? हाँ यस, प्रति का जो आपने लिखा है राइट वन वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यही है, यही इस चैप्टर का क्वेश्चन होगा। तो ओके, और किसी बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ नाउ ये थोड़े से देर पहले मैं क्लास ऑफ कर ली क्योंकि आप कुछ रहा भी नहीं, आपसे मैंने प्रॉब्लम भी डिस्कस कर ली। और थैंक यू टू ऑल। एंड अब 12:30 पर आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके बाय।